हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और अपने नवंबर में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं सच बोलूं तो मेरी साइड से भी पूरी कोशिश जारी है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर दूं, सो दैट कि एग्जाम से पहले आपका हर टॉपिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, हर टॉपिक के बेसिक से लेकर एडवांस कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट्स होते हैं वो मैं ज्यादा से ज्यादा बनाकर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द चैप्टर की केस स्टडीज भी मैंने आपके साथ बनाकर शेयर की है। बेटा आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज डिस्कस करने वाला हूं। इसके ऊपर मैं बेटा जी टोटल 7 वीडियोस बना रहा हूं, जिनमें से 4 से 5 वीडियोस मैं बना चुका हूं और बहुत जल्दी आपके साथ सारी वीडियोस शेयर कर दूंगा। बेटा जी जो फर्स्ट 3 वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको ये समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो पहला वीडियो है ये इसका पहला वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने समझा रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है और इसके बेसिक्स क्या है, ये इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। जो पार्ट 2 है उसमें मैंने बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला पोर्शन समझाया है। जो पार्ट 3 है बेटा जी उसमें बैलेंस शीट के एसेट्स वाले पोर्शन को मैंने समझाया है। और इसके अलावा बाकी की मेरी जो 4 वीडियोस बनाई हैं उनमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4, हर एक प्रैक्टिस सेट में अराउंड 30 एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे वो सारे के सारे एमसीक्यूज बेटा जी मैंने आपके साथ शेयर किए। तो चलिए बेटा जी, वो सभी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियोस बेटा जी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाकर बेटा जी ये सारी की सारी वीडियोस को एक साथ सीरीज में देख सकते हैं। चलिए बेटा जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज क्या होता है। जी बेटा जी, ये जो मैंने नोट्स बनाए ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि जल्दी से हम ये एग्जाम में जाने से पहले देख लें, और सो दैट कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे को रिकॉल हो जाए, और जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम में एमसीक्यू टीचर पूछे हमसे उसका हम बिल्कुल करेक्ट जवाब देकर आए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी भी कंपनी को या कोई भी बिजनेसमैन बेटा जी ईयर एंडिंग डेट में बनाता है। कब बनाता है? ईयर एंडिंग डेट में। और बेटा जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाते हैं। डन बेटा जी। जैसे आप क्लास 11th में जब थे तो क्लास 11th में बेटा आपके साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से बेटा जी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट होता है। और बैलेंस शीट बनाने से हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं जिनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, और कितनी कैपिटल और कितनी आउटसाइड लायबिलिटीज है जिनका हमें पेमेंट करना है। तो बेटा जी जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है उससे नेट प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है, और बैलेंस शीट से बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। बेटा जी 11th में हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे थे, और यहाँ पर बेटा जी हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना सीख रहे हैं वो कंपनीज के सीख रहे हैं। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बेटा जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम इन 4 चीजों को बेटा जी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम इन 4 चीजों को बोलने वाले हैं। पहले नंबर पे बेटा जी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट को जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। दूसरे नंबर पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसको हम 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बोलते थे। यहाँ पर हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, जिससे हमारी फर्म का नेट प्रॉफिट पता चलता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? बेटा जी ऐसा होता है, यहाँ पर जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में
जैसे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है, तो बेटा जी कैपिटल तो कई तरह की होती है। कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, उसके अंदर भी बेटा जी इश्यूड शेयर कैपिटल होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है, पेड अप शेयर कैपिटल होती है। तो ऐसे में क्या होता है बेटा जी, अगर मैं सारी चीजों को बैलेंस शीट में दिखाने लगूंगा तो बैलेंस शीट क्या होगा, अराउंड 4 या 5 या 6 पेज की जाकर बनेगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट हमारी मिनिमाइज फॉर्म में रहे और उसकी जो डिटेल होती है वो हम उसके नीचे नोट्स में शो कर देते हैं। तो जब बेटा जी हम बैलेंस शीट में लिखी हुई आइटम्स की डिटेल को अलग से शो करते हैं तो उसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। डन। इसके अलावा फोर्थ आइटम होती है बेटा जी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब भी आपसे एग्जाम में टीचर सवाल पूछे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है किसी कंपनी के लिए, तो आप जवाब देंगे बेटा जी कि इन 4 चीजों को हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे। नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए बेटा जी यहां पर हम समझ लेते हैं कि ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं बेटा जी। हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा जी, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, प्लस अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन को जानने के लिए। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है, जो बैलेंस शीट होती है वो बेटा जी एक पर्टिकुलर डेट में बनती है, जैसे एज ऑन 31 मार्च। हम बैलेंस शीट के लिए बेटा जी वर्ड यूज करते हैं एज ऑन 31 मार्च 2021, जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट बनाते समय हम वर्ड यूज करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो आप ये वाली बातें याद रखेंगे, ये बेसिक चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए। इसके अलावा बेटा जी ये फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का। फाइनल प्रोडक्ट से मतलब होता है ये ईयर एंडिंग डेट पर बनते हैं ये स्टेटमेंट, इसलिए हम इन्हें बिजनेस का फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। डन। आगे चलते हैं बेटा जी, यहां पर क्या है, हम लोगों को जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो एज पर कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और शेड्यूल नंबर 3 में भी बेटा जी इसके आगे अगर मैं ये लिख दूं पार्ट 1 तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 के पार्ट 1 में कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके फॉर्मेट्स गिवन है और उसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। डन बेटा जी। तो बेटा जी अब हमने समझ लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये 4 चीजें होंगी और ये फाइनल प्रोडक्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं। इनसे हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस और इसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब आते हैं बेटा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बेटा जी वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ये बेटा जी पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है और पास्ट पीरियड का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैंने कोई मशीन 2 लाख रुपए की खरीदी थी, जबकि उसका MRP जब मैंने खरीदी थी वो 2,40,000 की थी, और अभी क्या है मेरे खरीदने के बाद उसका जो प्राइस है वो ड्रॉप डाउन होकर बेटा जी उसका प्राइस 2 लाख से 1,50,000 हो गया है। तो बेटा जी मैंने उसे कितने पैसे देकर खरीदा है, 2 लाख का। जब मैंने खरीदा होगा तो बेटा मैंने जनरल एंट्री बनाई होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मैंने एंट्री बनाई होगी 2 लाख रुपए से। मेरे लिए ये इररिलेवेंट है कि उसका MRP कितना था या उसका रिलाइजेबल वैल्यू कितना है या उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, मैंने उसे कितने पैसे का देकर खरीदा है। बेटा जी मेरे लिए उस एसेट्स की कॉस्ट उतनी ही मानी जाएगी जितना पैसा पे करके मैंने खरीदा है, और उसी वैल्यू से मैं उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा। तो बेटा जी ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, यानी पास्ट में मैं जो खर्चा करके आया हूं उसी को बेटा जी मैंने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया होगा, और मैंने जितने पैसे देकर हमने पेमेंट किया था, जितने पैसे से हमने एसेट्स का पेमेंट किया था बेटा जी उतने एसेट्स की वैल्यू पर ही हमने उसको रिकॉर्ड किया होगा। इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोलते हैं और ये पास्ट पीरियड से रिलेटेड होता है, यानी पास्ट में हम जो पैसा खर्च करके आए हैं उससे रिलेटेड होता है। उसके बाद होता है बेटा जी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, याद रखिएगा वो मॉनेटरी टर्म्स में बनाए जाते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं बनाए जाते हैं। मैंने कितने किलो कोई चीज खरीदी है या कितना टन हमने कोई चीज खरीदी है या कितना क्विंटल हमने खरीदी है, हम कभी भी क्वांटिटी की फॉर्म में यूज नहीं करते हैं बेटा जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय हम उन्हें हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। उसके नेक्स्ट नंबर पे आते हैं बेटा जी, जो बैलेंस शीट होती है उससे बेटा जी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूं। इसके अलावा बेटा जी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। डन।
आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब आएंगे बेटा जी जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाएंगे बेटा जी, वो कौन सा फॉर्मेट होगा। बेटा जी जिस फॉर्म में आपको बैलेंस शीट बनानी होगी उसे हम वर्टिकल फॉर्मेट कहेंगे। कौन से फॉर्मेट में बनाएंगे बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्मेट में। जो 11th क्लास में आप बनाते थे याद है आपको, एक तरफ लिखते थे लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, बेटा जी उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फॉर्म। और यहां पर हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी की वो बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। वर्टिकल फॉर्मेट कैसा होता है, लेट मी शो बेटा। बेटा जी ये जो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये वर्टिकल फॉर्मेट है। वर्टिकल फॉर्मेट में बेटा जी क्या होता है, खास बात क्या होता है, पहले मैं सारी लाइबिलिटीज को शो करूंगा देखिए यहाँ पर, और उसके नीचे बेटा जी मैं सारी एसेट्स को शो करूंगा। तो जब हम लाइबिलिटीज को ऊपर शो करते हैं और एसेट्स को नीचे, यानी मैं एक ही रो में पहले लाइबिलिटीज शो कर रहा हूँ और उसके नीचे एसेट शो कर रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं बेटा जी वर्टिकल फॉर्म। और इसके अलावा हम जो 11th में बना रहे थे पहले लाइबिलिटीज लिखते थे फिर अमाउंट फिर एसेट्स और अमाउंट, जब हम इस तरीके से डेटा को शो करते हैं या बैलेंस शीट इस फॉर्म में बनाते हैं तो बेटा जी उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट। डन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्टिकल फॉर्मेट और हॉरिजेंटल फॉर्मेट में क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी बैलेंस शीट होती है कंपनीज की वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाई जाती हैं। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो बेटा जी बैलेंस शीट के फॉर्मेट होते हैं वो दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल फॉर्मेट और एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट। जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाकर आए थे 11th में वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट था, और इसके अलावा बेटा जी जो हम 12th में कंपनीज के लिए बनाएंगे वो होगा वर्टिकल फॉर्मेट। डन बेटा जी। जो हॉरिजेंटल फॉर्मेट होता है वो बेटा जी डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब होता है, डायनामिक के लिए वर्ड यूज होता है एनर्जेटिक, यानी वो चीजें जो चेंज होती रहती हैं। तो यानी कि जहां पर चीजें या वैल्यूज चेंज होती रहती हैं यानी उनका ऑर्डर चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल फॉर्मेट। और जहां पर बेटा जी जो लिख रहे हैं हम आइटम्स उनका फॉर्मेट फिक्स है, जैसे मैंने अभी आपको बैलेंस शीट दिखाई तो उसका फॉर्मेट फिक्स है, आपको उसी सीक्वेंस और उसी ऑर्डर में चीजों को लिखना होगा। तो बेटा जी यहाँ पर हम इसको बोलेंगे वर्टिकल फॉर्मेट। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। और स्टैटिक का मतलब होता है बेटा जी उनका जो ऑर्डर होता है वो फिक्स नेचर का होता है, यानी उनका जो फॉर्मेट होता है वो फिक्स नेचर का होता है और जो चीजें होती हैं वो एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्डर में लिखी जाती हैं। तो जब चीजों को पर्टिकुलर फिक्स ऑर्डर में लिखा जाएगा तो हम उसको बोलेंगे स्टैटिक इन नेचर। और जहां पर जो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिख रहे हैं और एसेट्स को लाइबिलिटी को लिखते समय हम उनको ऊपर नीचे लिख देते हैं। कभी बिल्डिंग आती है तो बिल्डिंग को ऊपर लिख दिया, मशीन को नीचे लिख दिया, फर्नीचर को ऊपर लिख दिया, कैश को नीचे लिख दिया, स्टॉक को ऊपर लिख दिया। यहाँ पर हम चीजों को ऊपर नीचे कर लेते थे। तो जहां पर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू अप डाउन हो रही थी वहां पे कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं था, तो उसको हम बोल रहे थे बेटा जी हॉरिजेंटल यानी डायनामिक इन नेचर। लेकिन यहाँ पर 12th में क्या है, जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसका एक फिक्स नेचर होगा और उसे एक फिक्स सीक्वेंस और ऑर्डर में ही बनाना होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्टिकल फॉर्मेट। डन। अब आते हैं बेटा जी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा जी बनाते क्यों हैं। अगर मैं ये बात करूं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं तो बेटा जी पहले नंबर पे आता है हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए, टू एसर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दूसरे नंबर पे बेटा जी बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानने के लिए भी हम अपने बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानने के लिए। तीसरे नंबर पे बेटा जी सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है बेटा जी, अगर एक बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली कैपेबल है तो हम उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और अगर एक बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। समझ गए बेटा, आप इंसॉल्वेंट का मतलब जानते होंगे, जो फाइनेंशियली इनकैपेबल होता है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में, और जो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में फाइनेंशियली कैपेबल होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस फाइनेंशियली कैपेबल है अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में या नहीं है। इसके अलावा बेटा जी जो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम इस तरीके से बनाते हैं कि उनको सिमिलर और फर्म से कंपेयर किया जा सके, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को उनकी फर्म के साथ आसानी से कंपेयर कर सके, और सो दैट दे सकें कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, हमारी फर्म का टर्नओवर हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली कितना है।
इसके अलावा बेटा जी हम अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये जानने के लिए प्रिपेयर करते हैं कि हम शेयर होल्डर को डिविडेंड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, यानी जिनसे हमने लोन लिया हुआ है, उनको इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल है या नहीं है। तो बेटा जी हमारा बिजनेस डिविडेंड, शेयर होल्डर को प्रॉफिट में जो हिस्सा देते हैं बेटा उसको डिविडेंड बोलते हैं। बैंक से जो लोन लेते हैं बदले में बेटा इंटरेस्ट देते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने में कैपेबल है या नहीं है, या फिर इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल है या नहीं है। डन। जब हम किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक देखता है कि ये बिजनेसमैन फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, क्या ये मेरी ईएमआई रेगुलर बेसिस पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और जितना इंटरेस्ट है वो ये पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। यहां पर बेटा जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं। इसके अलावा आता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि हम अपने बिजनेस के ट्रेंड को आसानी से जान सकते हैं। यानी कि हम कंपैरेटिवली, जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 साल का डेटा शो करते हैं। जब हम 2 ईयर डेटा शो करते हैं तो हम आसानी से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी कौन सी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी कौन सी लायबिलिटीज बढ़ी है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली मेरी कितनी शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो बेटा जी हमें ट्रेंड पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। डन। इसके अलावा बेटा जी कोई भी बिजनेस है, जब बिजनेस ऑपरेट करता है वो उसे हम डायरेक्टर बोलते हैं, और जो कंपनी के चलाने वाले लोग होते हैं उनको डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या सीई बोलते हैं। जो लोग भी कंपनी को चलाते हैं बेटा जी वो कंपनी के लिए कुछ गोल सेट करते हैं कि भैया जी इस साल में हमें इतना टर्नओवर अचीव करना है, इस साल में हमें अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इतना बढ़ाना है, हमें इस साल अपने बिजनेस का जो डेट इक्विटी रेशियो होता है, करंट रेशियो है, उसको अलग लेवल पर लेकर जाना है। तो बेटा जी क्या होता है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट ने गोल सेट किए होते हैं, हम ईयर एंडिंग डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ये चेक करते हैं कि जो मैनेजमेंट ने गोल सेट किए थे क्या वो हमने उतने गोल अचीव किए या नहीं किए। तो इससे हमें मैनेजरियल एफिशिएंसी का भी पता चल जाता है कि हमारा मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है अपने गोल को अचीव करने में। जी बेटा आइए अब सीखते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बेटा जी हम कमियां भी बोल सकते हैं, यानी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या कमियां होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस का ऑनर होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। यानी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो कोई थर्ड पार्टी नहीं बनाती है। मेरी फर्म के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है बेटा जी वो मेरे ही एम्प्लॉय बनाते हैं। अब मेरे ही एम्प्लॉय मेरी फर्म का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे तो बेटा जी जिस तरीके से मैं उन्हें अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए कहूंगा वो उसी तरह के अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाएंगे। सपोज करिए मैंने अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो बड़ी अमाउंट की सेल में हमारी कंपनी करती है, जो लार्ज अमाउंट की हम सेल करते हैं उसके बिल मत काटना, और जो छोटी अमाउंट की हम सेल करते हैं उसके सारे बिल काट देना। काट देने से मतलब होता है बिल प्रॉपर बनाकर देना कस्टमर को। जो बड़ी सेल है वो कोशिश करना उसका बिल ना देना पड़े तो अच्छी बात है। बेटा जी आपने नायक मूवी देखी होगी। नायक मूवी में अनिल कपूर जब एक दिन का सीएम बनता है तो वो बोलता है, जनता से अपील करता है कि जो कुछ भी आज आप शॉपिंग करेंगे कोशिश करिएगा उस दुकानदार से उस हर छोटी से छोटी चीज का बिल लीजिएगा। बेटा जी बिल लेने से होता है कि अगर हमने उसका बिल लिया है तो दुकानदार को वो बिल काटना पड़ा है, और जब दुकानदार को किसी चीज का बिल काटना पड़ेगा तो बेटा जी उसे उसे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में शो भी करना पड़ेगा। तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या होता है, जो छोटी छोटी सेल होता है उसके तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली शो करते हैं, जो बड़ी सेल होती है उसका बिल नहीं काटते। जब बिल नहीं काटते तो वो सेल को एज ए इनकम शो नहीं करेंगे। जब आप उसको इनकम शो नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी कम आएगा और सरकार को टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं बेटा जी वो उसमें कहीं ना कहीं ऑनर का, मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसलिए हम ये कभी भी नहीं कह सकते जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड एक कंपनी ने बनाकर दिखाए हैं पब्लिक के सामने वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करते हैं। डन। दूसरे नंबर पे आता है बेटा जी, जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस के, हम उनको इग्नोर करते हैं। हमारी कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज कितने एफिशिएंट है, हमारी कंपनी सोसाइटी के लिए क्या अच्छे काम कर रही है, वो सब चीजों का रिकॉर्ड बेटा जी यहाँ नहीं रखा जाता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। डन। इसके अलावा बेटा जी जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है हम उनको, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है बेटा जी
उस पर शो नहीं करते हैं। यानी हम अपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, हम उन्हें उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे शो नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक मशीन 2 लाख की खरीदी थी और मैं उसे आज भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 2 लाख का शो कर रहा हूँ। वेदर उसका जो मार्केट प्राइस है बेटा जी इस समय घटकर 1,20,000 हो चुका है, उसका जो रिलायजेबल वैल्यू हो सकता है वो 80,000 रुपये हो। यानी उसका मार्केट प्राइस 1,20,000 है, उसको अगर मैं सेल करूंगा तो उसकी रिलायजेबल वैल्यू 80,000 है, लेकिन मैंने उसे 2 लाख रुपए देकर खरीदा है, तो मेरी बुक्स में बेटा जी वो 2 लाख के अकॉर्डिंग शो होगी, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो होगी। तो मैं उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे शो नहीं करूंगा, और जो प्राइस लेवल के चेंजेस हो रहे हैं उसको भी मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। इसलिए मैं ये कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि जो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो एक जेन्युइन और ट्रू एंड फेयर पिक्चर मेरे बिजनेस की शो कर रहे होंगे। उसके नेक्स्ट आता है बेटा जी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब होता है मैं पास्ट में जो पेमेंट करके आया हूं मैं उसी वैल्यू पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन चीजों को शो कर रहा हूँ। इररिलेवेंट कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, रिलायजेबल वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। ये एक इसका बड़ा वीक पॉइंट है। इसके अलावा आता है बेटा जी विंडो ड्रेसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में टीचर आपसे पूछ भी सकता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। बेटा जी विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते समय सिचुएशन के हिसाब से हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा बेटा जी, जब मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने होंगे तब मैं अपनी इनकम को कम करके दिखाऊंगा, तब मैं अपनी इनकम कम करके दिखाऊंगा, क्योंकि कम करके दिखाने से बेटा जी मुझे कम प्रॉफिट आएगा और कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके उल्टा बेटा जी जब मुझे बैंक से लोन लेना होगा तो क्या होगा, जब बैंक से लोन लेना होगा तो मैं बैंक के सामने अपना ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर शो करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी शो करूंगा। जितना ज्यादा टर्नओवर, जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी ज्यादा एसेट शो करूंगा बेटा जी मुझे बैंक से लोन उतनी ज्यादा अमाउंट का पास हो जाएगा। तो बेटा जी लोन लेते वक्त हम अपनी इनकम, अपना डेटा ज्यादा वैल्यूज पे शो करते हैं, और सरकार को टैक्स पे करते समय बेटा जी हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर को कम करके शो करते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से बेटा जी अपने आप के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर लेना। मैं कई बार अपने क्लास में बेटा जी इसको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फनी सा एग्जाम्पल, आप इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, कि मैं हमेशा बोलता हूं आप एक चीज से इसे याद रख सकते हैं विंडो ड्रेसिंग से, कि लड़की पार्लर में जाने से पहले कैसी और पार्लर से आने के बाद कैसी। पार्लर में जाने से पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन पार्लर से आने के बाद कभी कभी कुछ लड़कियों को तो हम बिल्कुल ही नहीं पहचान पाते। मैं अगर आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब हम पढ़ते थे और हमारे एक फ्रेंड की शादी हुई, लेटर ऑन जब हम स्टैब्लिश हो गए अपने अपने फील्ड में, तो हमारी एक फीमेल फ्रेंड की शादी हुई और उसने हमें शादी में इनवाइट किया। जब हम उसकी शादी में गए तो वहां पर क्या है, उसके पेरेंट्स तो हमें दिखे, लेकिन जिस लड़की की शादी होनी थी वो लड़की स्टेज पे ना होकर कोई दूसरी लड़की स्टेज पर खड़ी थी। तो जब उसके पेरेंट्स दिखे, हमने पूछा अंकल आप ही की लड़की की शादी है ना? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम्हारे दोस्त की शादी है। मैंने कहा लेकिन हमारी दोस्त तो दिख नहीं रही है, स्टेज पे तो कोई और लड़की है। उन्होंने कहा अरे नहीं भैया तुम्हारी दोस्त ही है, जाकर ध्यान से देखो। तो ये होता है बेटा जी पार्लर में जाने का असर, कि लड़की पार्लर में जाने से पहले कैसी और पार्लर के बाद आने के बाद कैसी, यानी पूरा मेक ओवर ही चेंज हो जाता है। समझ गए? तो यानी कि विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है हम सिचुएशन के हिसाब से अपना जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो चीजों को बदल देते हैं, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिचुएशन के हिसाब से बदल देते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा जी विंडो ड्रेसिंग। आइएगा बेटा जी यूजर्स, यानी कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको कौन कौन रीड करता होगा, कौन कौन उनको पढ़ता होगा, कौन कौन उनको स्टडी करता होगा, कौन कौन उनको एग्जामिन करता होगा। तो बेटा जी जो कंपनी में पैसा लगाते हैं इन्वेस्टर, जो कंपनी के ऑनर हैं, शेयर होल्डर, वो लोग हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते होंगे। दूसरे नंबर पे डिबेंचर होल्डर, जिन्होंने हमारी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, वो लोग हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन बैंक वगैरह से मैं लोन लेता हूं बेटा जी, वो लोन प्रोवाइड करने से पहले मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते होंगे, देखते होंगे, उसी के बेसिस में मुझे लोन पास करते होंगे कि कितने अमाउंट का लोन पास हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिटर, जिन लोगों से भी बेटा मैं उधार माल खरीदता हूं उनको क्रेडिटर बोलते हैं। भैया कोई मुझसे डीलिंग करेगा तो देखेगा तो कि भैया मैं उससे माल खरीद रहा हूं तो वो कल को फ्यूचर में पैसा लौटाऊंगा नहीं लौटाऊंगा उसका। मैनेजमेंट, जो हमारे बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं बेटा जी, नई पॉलिसीज बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसके अलावा बेटा जी एम्प्लॉइज,
हमारा जो मैन फोर्स होता है बेटा जी वो बहुत वैल्यूएबल होता है। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ज्यादातर जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए क्या बोलती हैं कि हम अपने प्रॉफिट का 10% पैसा एज ए बोनस अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एम्प्लॉयज को इस बात में इंटरेस्ट रहता है कि हमारी फर्म ने इस बार कितना प्रॉफिट अर्न किया और हमें कितनी अमाउंट का बोनस मिलेगा। डन। इसके अलावा बेटा जी जो गवर्नमेंट होती है, टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, रेगुलेटर बोले तो सेबी, सेबी के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बेटा जी क्वार्टरली पब्लिक के सामने शो करने होते हैं। टैक्स अथॉरिटी जिनको हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, इसके अलावा इनकम टैक्स पे करना होता है, इन लोगों को बेटा जी हम अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करते हैं इनके सामने। अब बात करते हैं बेटा जी बैलेंस शीट। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बेटा जी मैं आपको बता चुका हूँ। बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं बेटा जी वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनाते हैं, और फॉर्मेट जो है बेटा जी शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में दिया हुआ है कंपनी एक्ट 2013 के। और इसके अकॉर्डिंग बेटा जी हमने जितनी भी बैलेंस शीट की वैल्यूज होती है उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगा क्लास 11th में बेटा जी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बेटा जी वही यहाँ पर फॉलो किया गया। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एक साथ आ गई और इजिकल टू एसेट्स होती हैं बेटा जी। डन। ये जो परफॉर्मा है बेटा जी इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया, और रिवाइज करने के बाद इसका शेड्यूल नंबर 4 रख दिया गया इसका नाम। तो अगर पूछे तो वैसे पूछेगा तो 3rd ही पूछेगा, शेड्यूल नंबर 3rd पार्ट 1 में इसका फॉर्मेट गिवन है। डन। अब बेटा जी मैं आपको जल्दी से बैलेंस शीट के बारे में बता देता हूं। मैं बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा बेटा जी ये नहीं बताऊंगा, ये अगर बताऊंगा तो बेटा ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। डन। तो मैं यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं। जो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा जी उसमें मैं आपको पूरी लाइबिलिटीज के ऊपर वीडियो बनाकर दूंगा, और लाइबिलिटीज क्या क्या चीजें, किस किस चीज मतलब कौन कौन सी चीज आइटम क्या है, उसका क्या मतलब है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद जो पार्ट 3 मैंने बनाया है बेटा जी उसमें मैंने सारी एसेट्स रिलेटेड जानकारी दी है कि कौन कौन सी एसेट्स है, और जो हेडिंग है उसके अंदर कौन कौन सी एसेट्स कवर अप होंगी। डन। बेटा जी यहां पर मैं बता देता हूं जो हमारी बैलेंस शीट है बेटा जी उसका शेड्यूल नंबर 3 पार्ट 1 है। इसके अलावा बेटा जी ये जो येलो से हाईलाइट है, हमने बैलेंस शीट को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यहां पर हम सारी इक्विटी और लायबिलिटी शो करेंगे, और नीचे बेटा जी हम सारी एसेट शो करेंगे। और ये कौन सा फॉर्मेट है बेटा जी, ये वर्टिकल फॉर्मेट है और स्टैटिक इन नेचर है। जो इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है बेटा जी इसमें टोटल 4 मेजर हेडिंग होती हैं। एक होता है शेयर होल्डर फंड, ये मेजर हेडिंग है। दूसरे नंबर पे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ये दूसरी मेजर हेडिंग है। तीसरे नंबर पे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, ये तीसरी मेजर हेडिंग है। चौथे नंबर पे आता है करंट लायबिलिटी, ये इसकी बेटा जी चौथी मेजर हेडिंग है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेजर हेडिंग है और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स है। डन। ऐसे ही एसेट्स के अंदर बेटा जी 2 मेजर हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब बेटा जी जो इनकी बारे में डिटेल है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा मेजर हेडिंग के बारे में और उसके अंदर आने वाली सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स के बारे में, और सब हेडिंग के अंदर क्या क्या चीजें कवर अप होंगी बेटा जी वो सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में बताऊंगा। बेटा जी उन वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हैं, या चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको बेटा जी सारे प्रैक्टिस सेट और सारे के सारे वीडियोस एक ही जगह मिल जाएंगे। बेटा जी अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।